मैं हूं प्रशांत दुबे और यह पाणिनि शिक्षण संस्थान के CGPSC मेंस के लैंग्वेज की क्लास है। लैंग्वेज में हम हिंदी भाषा पर चर्चा कर रहे थे। पहली क्लास में हमने भाषा बोध पर चर्चा की थी। हिंदी कैसे पढ़ना है, उसका सिलेबस क्या है, भाषा बोध पर चर्चा की थी। और भाषा बोध में हमने वर्णमाला देखा था। वर्णमाला में हमने स्वर, व्यंजन और अयोगवाह देखा था। ठीक है, चलिए आज उससे आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने व्यंजन देखा था और व्यंजन के 3 प्रकार हमने देखे थे, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो हमने देखा था क्या कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। और ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। तो 25, 4, 29, 4, 33। तो मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। व्यंजनों की मूल संख्या कितनी है, 33। लेकिन बाद में जब आवश्यकता महसूस की गई तो 4 और व्यंजन सामने आए। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हम, संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं अलग से पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूं। तो कौन कौन से हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। इन सब में हम हलंत लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, व्यंजन है। तो कैसे बना है, अक्षा कैसे बना है, क और स के मिलने से। त्र कैसे बना है, त और र के मिलने से। ज्ञ कैसे बना है, ज और य के मिलने से। चछा जझा य वाला है ना। स्र कैसे बना है, स और र के मिलने से। ठीक है, तो ये 4 क्या हैं, संयुक्त व्यंजन है, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। तो 4 क्या हो गए, संयुक्त व्यंजन। तो 33 और 4 क्या है, संयुक्त व्यंजन। तो कितने हो गए, 37। और 2 व्यंजन और हैं जिनको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ऐसे मिलाकर कितना हो गया, 39, है ना। द्विगुण व्यंजन जैसे संस्कृत में ड और ढ का प्रयोग होता है, केवल ड और ढ का। लेकिन जब हम हिंदी में आते हैं तो इसके एक एक रूप और हो जाते हैं, ये वाला नीचे बिंदी वाला, सड़क वाला और गढ़ वाला। संस्कृत में ऐसा नहीं होता है ना। तो ये इन दोनों व्यंजनों को क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है, 39, है ना। हालांकि ये हमारे काम का नहीं है, इसको आपको नहीं पूछेगा। ठीक है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो 11 क्या हो गए, स्वर, 39 व्यंजन और 2 अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग। तो 9, 1, 10, 2, 12 का 2, हासिल का 1, 3, 1, 4, 1, 5। तो कुल मिलाकर कितने वर्ण होते हैं, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ तक हमने देखा था। अब इससे आगे बढ़ते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान की ओर, है ना। वर्णों के उच्चारण स्थान मतलब देखो, फेफड़े से आती हुई जो वायु है वो मुख के विभिन्न अंगों में टकराकर ही क्या करती है, ध्वनि उत्पन्न करती है। मुख के विभिन्न अंग आपस में टकराए या न टकराए, वो जो फेफड़े से आने वाली वायु है वो मुख के विभिन्न अंग में टकराने से क्या करती है, वर्ण उत्पन्न करती है, ध्वनि उत्पन्न करती है। तो जिस जगह पर टकराने से ध्वनि उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं, उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे समझते हैं शंख के उदाहरण से। जैसे शंख बजाने के लिए हमको क्या करना होता है, एक तरफ से हवा फूंकना होता है, एक तरफ से शंख को क्या करना होता है, फूंकना होता है ना। जब हम इधर से फूंक मारते हैं तो ये हवा कहीं पर टकराती है शंख के किसी हिस्से में और बाहर निकलती है। तो जब टकराती है तो क्या करती है, ध्वनि उत्पन्न करती है। यदि इस तरह से हवा दिया जाए कि बिना टकराए ही हवा बाहर निकल जाए, मुख के किसी अंग से बिना टकराए ही हवा बाहर निकल जाए, तो कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी, है ना। ठीक है, हाँ। तो कभी कभी ऐसा होता भी है कि कई लोगों से शंख नहीं बजता है, ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है ना। तो मुख किसी भी अंग से टकराने के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होती है। सेम स्थिति हमारे मुख के साथ है। मुख के अलग अलग अंगों में टकराने से, अलग अलग स्थितियों में टकराने से अलग अलग वर्णों का क्या होता है, उच्चारण होता है। ठीक है, कोई जब वायु भीतर से आते हुए वायु कभी
कंठ में टकरा जाती है, कभी जिह्वा में टकराती है, कभी दांत में टकराती है, कभी ओष्ठ में टकराती है ना। तब अलग अलग ध्वनियों का क्या होता है, उच्चारण होता है। ठीक है, तो चलिए उसी को हमको देखना है, क्योंकि उच्चारण स्थान आपके मेंस में पूछा जा चुका है ना, इसलिए हम उसको देखते हैं। तो क्या देख रहे हैं हम, वर्णों के उच्चारण स्थान। हेडिंग क्या है, वर्णों के उच्चारण स्थान। तो हमने क्रम से देखा है, पहले स्वर वर्ण, फिर व्यंजन वर्ण और फिर अयोगवाह। तो पहले आते हैं किसमें, स्वर में, है ना। स्वर में अब हम उसको अलग तरीके से लिखेंगे, पहले अलग तरीके से लिख रहे थे, अ आ, ई उ री, ए ओ औ। ठीक है, तो देखते हैं, अ और आ का उच्चारण स्थान है वो क्या है, कंठ है। आप उच्चारण करेंगे तो पता भी चलेगा कि वायु किस भाग में टकरा रही है, अ आ। तो देखिए हमारे कंठ, गले के पास का जो हिस्सा है वो झुकता है ऐसे, और वहाँ से वायु का मार्ग क्या हो जाता है, सकरा, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है अ और आ की, है ना। तो अ और आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ठीक है, ई और ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को, कई लोग आप लोग जान नहीं रहे हो तो मैं संरचना बता देता हूँ, तालु क्या है ना। मतलब मुख के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं, जैसे ये मस्तक हो गया, है ना, ये नाक, ये थोड़ा सा ये, और फिर इसके बाद क्या है, नीचे ओष्ठ है, ये ओष्ठ है ना। ठीक, ये ऐसा, ये गला, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, गला, है ना, यहाँ आँख है। तो ये जो ओष्ठ है इसको बीच से ले लें, तो ओष्ठ के पीछे यहाँ पर क्या है, दांत है, क्या है, दांत है, बीच में क्या है, जीभ है। अब इसी मुख को जब हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ओष्ठ को ऐसे खोलेंगे तो ये मान लो हमने ओष्ठ खोला, ठीक है। तो ये बीच में क्या है, जीभ है, और ये ऊपर वाला भाग है, भाई मुख के अंदर का ऊपर वाला भाग, जहाँ से नाक के लिए छेद गया है वो वाला भाग, और इधर क्या है, ये दांत है ना, और पीछे ये क्या है, ऊपर वाला भाग। तो दांत के पीछे ऊपर की ओर देखिए, तो यहाँ तक का हिस्सा क्या कहलाता है, तालु कहलाता है। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, तालु। कौन सा भाग तालु कहलाता है, तो आप उच्चारण करके देखिए, च, या और बता दे रहा हूँ, स में नहीं पता चलेगा आपको, ल का उच्चारण करिए, ल, है ना। तो जहाँ पर जीभ ऊपर की ओर टच हो रहा है वो क्या है, तालु है। और ट का उच्चारण करिए, ट, तो ट का जब आपने उच्चारण किया तो जीभ जहाँ पर टच हो रहा है वहाँ से मूर्धा क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, वो वाला भाग क्या है, मूर्धा है। तो ये जो पिछला वाला भाग है वो क्या है, मूर्धा है। और बाकी तो जान ही रहे हो, ये ओष्ठ है, ओष्ठ मतलब होठ है, ये दांत है, ये जीभ है, और यहाँ पर जब गला जहाँ पर जुड़ता है ये वाला भाग, ये क्या कहलाता है, कंठ, है ना। तो देखते हैं, तालु समझ में आ गया, मूर्धा समझ में आ गया, है ना। ठीक, हाँ, तो ई और ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। हमारे मुख की स्थिति ऐसी होती है कि वायु जो है तालु में टकराए, ई। जब आप ई का उच्चारण करते हैं तो जीभ इस प्रकार, इस आकृति में मुड़ जाता है कि हवा जो है टकराकर, मतलब हवा जो है तालु में जाकर टकराती है, और जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है ई की। इसलिए ई और ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। उसी प्रकार उ और उ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। ओष्ठ की आकृति हमें बदलनी पड़ती है उ और उ के उच्चारण के लिए। उ हवा को सकरे मार्ग से जब हम गुजारते हैं, ओष्ठ के सकरे मार्ग से, तो उ और उ का उच्चारण होता है ना। री का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। जहाँ से हमने ट का उच्चारण किया, ये मूर्धा वाला भाग। ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है, तो देखते हैं, ए बना किससे है, तो ए किससे बना है, अ और ई से। और हम देख चुके हैं कि अ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है,
और ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। तो इसीलिए ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु। और केवल ए का ही नहीं, ऐ भी वैसे ही बना है ना। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, और ए का कंठ तालु। ठीक, ऐसे ही ओ और ओ का उच्चारण स्थान क्या है, ओ और औ का। तो देखते हैं ओ बना किससे है, ओ जो है, अच्छा वहां पर आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना। ठीक, यहां लिख देता हूं, मैं यहां समझा देता हूं, इसको मिटाता हूं पहले। तो ए और ए का उच्चारण स्थान हमने क्या देखा है, कंठ और तालु, है ना। ओ और ओ को उच्चारण स्थान देखेंगे तो देखते हैं ओ बना किससे है, तो ओ बराबर अधन उ, है ना। और अ का उच्चारण स्थान क्या है, हम जान रहे हैं कंठ, और उ का उच्चारण स्थान क्या है, हम जान रहे हैं ओष्ठ। तो इसीलिए ओ का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, कंठोष्ठ, है ना। तो ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ ओष्ठ। तो ध्यान में रखिएगा ये, है ना, ये पूछा जाता है, पिछले साल पूछा गया है प्रश्न उच्चारण स्थान से, है ना। ठीक, प्रश्न कैसे आएगा, निम्नलिखित वर्णों के उच्चारण स्थान लिखिए, है ना। अब क्या क्या दे देगा, अ री, तो आपको क्या लिखना है, अ और री का उच्चारण स्थान लिखना है ना। आंसर लिखना कैसे है, मैं ये आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। चलिए अगला आते हैं व्यंजन। तो व्यंजन में बहुत सारे व्यंजन हैं। तो पहले किस में आते हैं, स्पर्श व्यंजन में आते हैं। किस में आते हैं, स्पर्श व्यंजन में आते हैं। तो स्पर्श व्यंजन में देखते हैं 5 वर्ग हैं, क ख ग घ ङ। क वर्ग में 5 वर्ण, छ छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। सब में हलंत रहेगा, है ना। कल देखे थे हम इसको। ठीक, तो इसमें क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, कंठ है। पूरे क वर्ग का उच्चारण किससे होता है, कंठ से। आप उच्चारण करेंगे तो पता भी चलेगा, क ख ग घ अंगा, है ना। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। पूरे च वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है, तालु से होता है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है, ठीक है। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, दांत। जब आप त का उच्चारण करते हो तो देखना जीभ दांत में टच होता है ना, त, ठीक है। और प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्पर्श व्यंजन हो गया। अब आते हैं अंतःस्थ व्यंजन में और ऊष्म व्यंजन में। ये सबको ध्यान में रखना आवश्यक है। उच्चारण करके भी देखा जा सकता है, पता चल जाता है, और नहीं तो फिर आप ध्यान में रखिए कि किसका उच्चारण कहाँ से होता है। 2 बार लिखेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं क्या, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है। और इधर देख लेते हैं क्या, ऊष्म व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, तो य र ल प्रवा, सब में हलंत रहेगा, ठीक है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, तो स श स और ह, सब में क्या रहेगा, हलंत रहेगा, है ना। तो देखते हैं य का उच्चारण स्थान। य का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। र का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ल का उच्चारण स्थान दांत है। और व का उच्चारण स्थान, व एक स्पेशल वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान है दांत और ओष्ठ,
एक ही वर्ण है जिसका उच्चारण किससे होता है, दांत और ओष्ठ से, है ना। तो वह को ध्यान में रखेंगे। ठीक, स में आते हैं तो इस स का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। इस स का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। और इस स का उच्चारण स्थान क्या है, दांत है। देखिए क्रम से है तालु मूर्धा दांत, तालु मूर्धा दांत, ये लास्ट वाला बदल जाएगा। ह का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ह जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ठीक है, तो ये सब हो गया, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं अयोगवाह में। अयोगवाह में दो हैं, कौन कौन से, अनुस्वार और विसर्ग। तो अनुस्वार जो है स्पर्श व्यंजन के पांचवें जो वर्ण हैं उससे बने होते हैं, है ना। तो इसीलिए उसको नहीं पूछेगा, लेकिन मान लो पूछा कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है ना, तो आप क्या लिखेंगे, नासिका। ये क्या है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नाक है। ठीक, नाक से हम आवाज छोड़ते हैं तब अनुस्वार का उच्चारण होता है। फिर आ जाएंगे किसमें, विसर्ग में। विसर्ग, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे हम क्या लिख रहे हैं, अतः। तो इसमें जो ये विसर्ग है इसका उच्चारण स्थान ह के समान हुआ, इसलिए इसका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। ठीक है, तो ये हो गए वर्णों के क्या, उच्चारण स्थान। ठीक है, ये सबको ध्यान में रखिए, आप पढ़ते जाइए, मैं आपको नोट्स दूंगा, है ना। और लास्ट में फिर भाषा बोध खत्म होने के बाद प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दूंगा, तो आपको बनाना होगा, है ना। और कौन कौन से प्रश्न आए हैं भाषा बोध से वो भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। कल हमने भाषा बोध में क्या देखा था, वर्ण और वर्णमाला। तो वर्णमाला यहाँ तक होता है ना। अब उसके बाद आ जाते हैं किसमें, शब्द में। भाषा बोध के अंतर्गत ये भी आता है ना, शब्द। तो अब बताइए आप, शब्द किसे कहते हैं। शब्द की परिभाषा आप सोचिए, तो आप कहेंगे क्या कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं क्या, 5 वर्ण 6 वर्ण लिख देता हूं, स, अ, स, अ, र, अ, ये 6 वर्ण लिखता हूं, है ना। 6 वर्णों का समूह, ससर। 6 वर्णों के समूह से क्या बना, ससर। तो ये कहलाएगा शब्द है क्या। इसका क्या अर्थ होता है, कोई अर्थ नहीं होता। कोई अर्थ नहीं होता मतलब ये शब्द नहीं है। तो शब्द के लिए दूसरी चीज क्या है, दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, सार्थकता, अर्थ, है ना। तो वर्णों का ऐसा समूह जो कोई अर्थ प्रदान करे वही क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। तो जब हम इसके क्रम को उल्टेंगे इन वर्णों के, तो क्या बन जाएगा, सरस। और सरस का अर्थ होता है क्या, रस से युक्त। इसीलिए सरस क्या है, शब्द है, जबकि ससर क्या है, शब्द नहीं है। तो अब शब्द की परिभाषा आएगा कि शब्द क्या है, या शब्द का अर्थ लिखें या शब्द की परिभाषा लिखें, तो आप क्या लिखेंगे, वर्णों का ऐसा समूह जो निश्चित अर्थ प्रदान करे शब्द कहलाता है, या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। उदाहरण 2-4 शब्द दे देना, कुछ भी, राम, मोहन, सरस, जलज, कुछ भी शब्द, कोई भी उदाहरण, है ना। ठीक, तो ये क्या हो गया, शब्द। ठीक है, अब आते हैं वाक्य में। कहीं कोई चीज समझ में नहीं आएगा तो बताना, है ना। ठीक, अगला आते हैं किसमें, वाक्य में। तब वाक्य को हम क्या कहेंगे, वाक्य को क्या कहेंगे, शब्दों का समूह, है ना। तो शब्दों का समूह कहने के बजाय आप क्या कहिए, पदों का समूह। शब्दों का समूह भी लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन आप क्या लिखिए, पदों का समूह। अब मैं बता दे रहा हूं पद क्या है ना। जब हम किसी शब्द को स्वतंत्र रूप से लिखें, जैसे राम, मैंने क्या लिख दिया, राम, तो ये क्या कहलाएगा, अभी शब्द कहलाएगा। लेकिन जब इसी को अन्य शब्द के साथ विभक्ति से युक्त कर दूं, कारक चिन्ह से युक्त कर दूं, ताकि कोई अर्थ मिले, तो अब यह पद कहलाने लगेगा। जैसे मैं क्या लिखूं, राम का भाई,
मतलब वाक्यांश लिखूं, कोई वाक्य या वाक्यांश, तो शब्द जो है अब पद कहलाने लगते हैं। तो यही राम अब क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। ये भी क्या है भाई, शब्द भी क्या है, पद है। जब स्वतंत्र रूप से है तो शब्द, और जब वाक्य या वाक्यांश में प्रयुक्त हो तो पद कहलाते हैं, है ना। तो इसीलिए हम वाक्य को क्या कहते हैं, पदों का समूह। तो पदों के समूह को हम क्या कह रहे हैं, वाक्य कह रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, मैं पदों का समूह लिख देता हूं, वाक्य है कि नहीं बताना आप, है ना। लाल पीला नीला, ये मैंने 3 शब्दों के 3 पदों का समूह लिख दिया, है ना। लाल पीला नीला शब्दों का समूह, 3 शब्द लिख दिया मैंने, लाल पीला नीला। तो ये क्या वाक्य है क्या, ये नहीं है। तो वाक्य होने के लिए और क्या चीज जरूरी है, कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक है ना। क्या है अगला, एक उद्देश्य, उद्देश्य मतलब कर्ता, और एक विधेय, विधेय मतलब क्रिया, है ना। तो वाक्य होने के लिए और क्या आवश्यक है, कम से कम एक उद्देश्य और एक विधेय का होना आवश्यक है। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं, कर्ता मतलब काम करने वाला और क्रिया मतलब जो काम हो रहा है। ठीक है, तो लिखता राम, लिखता है राम, लिखता है राम। ठीक है, इसमें ये क्या है, क्रिया है, और ये क्या है, कर्ता है। क्या ये वाक्य है, ये तो पदों का समूह भी है, इसमें एक उद्देश्य भी है, मतलब एक क्रिया भी है और एक कर्ता भी है। तो क्या ये वाक्य है, तो नहीं है। क्यों, क्योंकि इनमें निश्चित क्रम नहीं है, इनमें निश्चित क्रम जरूरी है। ठीक है, निश्चित क्रम मतलब राम लिखता है, इस क्रम में रहेगा तब ये क्या कहलाएगा, वाक्य। तो तीसरी चीज है, तीसरी जो विशेषता है वो क्या है, क्रम। किसका क्रम, तो कर्ता क्रिया और कर्म। कर्म यहां नहीं है, कर्म आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। तो कर्ता क्रिया और कर्म में निश्चित क्रम का होना क्या है, आवश्यक है। तो वाक्य इन तीनों विशेषताओं से बनता है। तो अब वाक्य की परिभाषा क्या लिखेंगे, मान लो आ गया, तो पदों का ऐसा समूह जिसमें कम से कम एक उद्देश्य और एक विधेय हो तथा उनमें निश्चित क्रम हो, वाक्य कहलाता है। क्या बोल रहा हूं मैं, पदों का ऐसा समूह जिसमें कम से कम एक उद्देश्य और एक विधेय हो और उनमें निश्चित क्रम हो, वाक्य कहलाता है। उदाहरण कुछ भी लिख देना, राम खेलता है, मोहन पढ़ता है, मैं गाना गाता हूँ, सीता चलती है, कुछ भी, है ना, कोई भी एक वाक्य दे सकते हैं। तो ये क्या हो गया, वाक्य। अगला आते हैं लिपि में। ठीक है, किसमें आते हैं, लिपि में। लिपि, तो अब आप सोचिए लिपि क्या है। तो आप कहेंगे लिपि जो है भाषा को लिखित रूप प्रदान करता है, दृश्य रूप प्रदान करता है। वर्ण प्रतीक को क्या कहते हैं, लिपि। लेकिन केवल वर्ण प्रतीक ही लिपि नहीं कहलाते। आता हूं मैं लिपि में, है ना। तो लिपि का काम क्या है, इसके काम में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है। लिपि का काम क्या है, तो भाषा को लिखित या दृश्य रूप प्रदान करना। मैं जो बोल रहा हूं इसी को दृश्य रूप प्रदान करना, लिखित रूप प्रदान करना लिपि का क्या है, काम है। तो उसमें क्या होता है, तो वर्ण प्रतीक होते हैं। क्या होते हैं, वर्ण प्रतीक होते हैं। मतलब मैं अ का उच्चारण कर रहा हूं तो उसको लिखूं कैसे, तो ऐसे लिखूं। ई का उच्चारण कर रहा हूं तो लिखूं कैसे, तो ऐसे लिखूं। तो ये क्या है, वर्ण प्रतीक या वर्ण ही, ध्वनि प्रतीक कह लो, है ना। ध्वनि प्रतीक, ध्वनि के प्रतीक है ये। तो ध्वनि प्रतीक लिपि में क्या होते हैं, ध्वनि प्रतीक। लेकिन केवल ध्वनि प्रतीक नहीं होते, उनको लिखना कैसे है। लिखना कैसे है कहने का मतलब कि मान लो मैं ध्वनि का उच्चारण कर रहा हूं तो क्रमशः इधर से इधर लिखूं या इधर से इधर लिखूं, ऊपर से नीचे लिखूं या नीचे से ऊपर लिखूं। अलग अलग ध्वनि, जैसे
3 ध्वनि मान लो, मैं 4 ध्वनि राम, इसमें 4 ध्वनि है ना। तो इसके ऊपर, इन 4 ध्वनियों के ऊपर मैं ये लाइन खींचूं कि ना खींचूं, ये विराम चिन्हों, अल्प विराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, है ना, उद्धरण चिन्ह आदि का प्रयोग करूं कि ना करूं, ये सारी व्यवस्था, इस संपूर्ण व्यवस्था का नाम क्या है? लिपि है। केवल वर्ण प्रतीक ही लिपि नहीं है, उन वर्ण प्रतीकों का उपयोग कैसे करना है, ये पूरी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं, है ना। तो अब क्या कहेंगे? लिपि की परिभाषा, है ना। तो भाषा को दृश्य रूप प्रदान करने वाली, भाषा को दृश्य रूप या लिखित रूप प्रदान करने वाली ध्वनि प्रतीकों की संपूर्ण व्यवस्था का नाम लिपि है। क्या कहा मैंने? भाषा को लिखित या दृश्य रूप प्रदान करने वाली ध्वनि प्रतीकों की संपूर्ण व्यवस्था का नाम लिपि है। संपूर्ण व्यवस्था मतलब यही सारी चीजें, है ना। अब उसमें आगे क्या लिखेंगे? लिपि के अंतर्गत ध्वनि के प्रतीक, लेखन की दिशा, लेखन की दिशा मतलब जैसे हिंदी को कहाँ से कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट से राइट। देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? लेफ्ट से राइट। कुछ लिपियाँ राइट से लेफ्ट भी लिखी जाती हैं, है ना। तो लेखन की दिशा, विराम चिन्हों का प्रयोग, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह में केवल ये विराम नहीं, अर्ध विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम, सारी चीज़ें आती हैं, है ना। तो विराम चिन्ह और सिरोरेखा, सिरोरेखा मतलब ऊपर में लाइन खींचे, है ना, आदि आते हैं। तो अब पूरी तरह से क्या लिखेंगे? परिभाषा में उदाहरण देना जरूरी है ना। ठीक, तो क्या लिखेंगे? भाषा को लिखित या दृश्य रूप प्रदान करने वाली ध्वनि प्रतीकों की संपूर्ण व्यवस्था का नाम लिपि है। उदाहरण देवनागरी लिपि, एक उदाहरण दे देना। अब आपके पास जगह बचे तो आप क्या लिखना? लिपि के अंतर्गत लेखन वर्ण, लिपि के अंतर्गत ध्वनि प्रतीक, लेखन की दिशा, विराम चिन्ह, सिरोरेखा आदि आते हैं, है ना। इसको पूरा लिखना आप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? लिपि हो जाएगा। तो ये वर्ण, वर्णमाला और आदि चीज़ों पर क्या हो गई? चर्चा हो गई। एक प्रश्न मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, आप लोग कल बना के देखिएगा, है ना। और कल मैं बताऊँगा, आप लोग बना के देखिएगा और फिर मैं कल बताऊँगा, ठीक है। प्रश्न है 2 नंबर में है, 2 नंबर के लिए 3 या 4 लाइन आपके पास होंगे, है ना। आप कैसे लिखते हैं वो आप देखिएगा, फिर कल मैं बताऊंगा कि लिखना कैसे है ना। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? आया हुआ प्रश्न भी है और आ भी सकता है। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? 2 नंबर में, 3 या 4 लाइन में, ठीक है, ये बनाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्या हो गया? भाषा के विभिन्न अंग एवं अवयव। अब भाषा के विविध रूप और प्रकार की ओर आते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं? भाषा। क्या देखते हैं? भाषा। भाषा किसे कहते हैं? तो जिससे विचारों की क्या हो? अभिव्यक्ति हो। भाषा की पहली विशेषता क्या है? भावों व विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम। भाषा क्या है? भावों व विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, ठीक है। अब देखते हैं, भाव या विचार जो हैं कई प्रकार से प्रकट हो सकते हैं। बोलकर, है ना, वर्णों की सहायता से बोलकर भी हो सकता है, सांकेतिक रूप में भी हो सकता है ना। जैसे ऐसे करूं तो उठ, बैठ, आ, जा, रुक, है ना, ये भी भाषा है। पशु पक्षी भी भावों और विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, है ना। तो वो भी क्या है? बकरी मिमियाकर, है ना, और गाय रंभाकर, ठीक, घोड़ा हिनहिनाकर। तो ये भी क्या करते हैं? भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। लेकिन 2 प्रकार की भाषा होती है ना। एक में विचार स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होते हैं और दूसरे में विचार स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त नहीं होते हैं, ठीक है। तो भाषा 2 प्रकार की होती है। व्यक्त भाषा, ये सब नहीं पूछेगा आपसे, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, है ना। अव्यक्त भाषा,
पहले देखेंगे अव्यक्त भाषा को। ये पहला है, ये दूसरा है, समझो, है ना। अव्यक्त भाषा, जिनमें विचारों की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से ना हो, वे अव्यक्त भाषा, वह क्या कहलाता है, क्या कहलाती है, अव्यक्त भाषा। जैसे मान लो मैं, एक गाय है बाहर में, एक गाय खड़ी है, मैं उसको रोटी, उसके पास गया, क्या, रोटी लेकर, नहीं खाई। फिर मैं लेके गया चावल, नहीं खाई। आम लेके गया, नहीं खाई। केला लेके गया, नहीं खाई, है ना। उसके पास ब्रेड लेके गया तो वो खा ली, मतलब उसको खाने का मन क्या था, ब्रेड, लेकिन उससे विचारों की अभिव्यक्ति हो पाई क्या, नहीं हो पाई। हमने तो अपने से कई बार प्रयोग किया, तब हमको पता चला कि ये क्या चाहती है, ब्रेड चाहती है, ठीक है। तो वो जो, मान लो वो चिल्लाती भी, तब भी हमको नहीं पता चलता, तो उसकी जो भाषा है उसमें विचारों की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से नहीं हो पा रही है। तो इसलिए उनकी भाषा को क्या कहते हैं, अव्यक्त भाषा कहते हैं, जिसमें विचारों की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से न हो पाए। जबकि मनुष्यों की भाषा कैसी है, वर्ण से युक्त है। मनुष्य भी यदि इशारे से बात करे तो विचार स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त नहीं होंगे, है ना। इशारे से हर बात नहीं समझाई जा सकती। जैसे आपको क्या खाना है, चावल, रोटी, है ना, दाल, आम, ब्रेड, इनमें से क्या खाना है, आप बताने की कोशिश करेंगे तो समझने में थोड़ा समय लगेगा, विचारों की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से नहीं हो पाएगी। लेकिन वर्णों की सहायता से जब हम विचार की अभिव्यक्ति करते हैं तो उसमें विचार स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होते हैं। तो ऐसी भाषा को हम क्या कहते हैं, व्यक्त भाषा कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम जिस भाषा की चर्चा कर रहे हैं वो कौन सी भाषा है, व्यक्त भाषा की ही चर्चा कर रहे हैं, अव्यक्त भाषा की चर्चा नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ठीक है, अब भाषा की परिभाषा में आप क्या लिखेंगे, भावों व विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम। तो किसकी सहायता से अभिव्यक्ति करेंगे, तो वर्णों की सहायता से। किसकी सहायता से, वर्णों की सहायता से। अभी मैंने बताया ना, भाव या विचार की अभिव्यक्ति आप कैसे करेंगे, व्यक्त भाषा में, वर्णों की सहायता से। तो भाषा की यही क्या है, परिभाषा है। आप क्या लिखेंगे, वर्णों की सहायता से भावों व विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही भाषा है। परिभाषा क्या लिखेंगे, वर्णों की सहायता से भावों व विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही भाषा है। उदाहरण दे देना, उदाहरण हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा। दो उदाहरण दे देना, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा। अब आते हैं भाषा के अन्य तत्वों में, ठीक है, अन्य विशेषताओं में। भाषा की अन्य विशेषताओं को हम तब जानेंगे जब हम उसकी तुलना बोली से करेंगे। तो मैं बोली में भी आता हूँ और भाषा में भी आता हूँ, फिर बोली की परिभाषा अलग से बताऊँगा, है ना। तो देखो, यहाँ जिस भाषा की हम बात कर रहे हैं, जिस भाषा की परिभाषा पूछेगा वो बोली की तुलना में जो अलग है उसको पूछ रहा है ना। मतलब बोली और भाषा में जब हम अंतर देखते हैं तो जो भाषा है उसको पूछ रहा है कि भाषा क्या है, ठीक है। तो देखते हैं बोली और भाषा में तुलना करके। तो भाषा क्या है, विकसित होती है। एक या अधिक बोलियों से क्या होती है, वह विकसित होती है। जब उसमें लगातार अनेक बोलियों में जब हम लगातार सुधार करते जाते हैं तो सभी के सुधार के परिणाम स्वरूप एक व्याकरणनिष्ठ तत्व निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो भाषा का क्या हुआ, विकास हुआ। किससे, एक या अधिक बोलियों से। तो विकास होने से क्या हो गया, भाषा व्याकरणनिष्ठ हो गई। बोलियों में जो अशुद्धियाँ थी वो दूर हो गई, तो अब भाषा क्या हो गई, शुद्ध हो गई, परिष्कृत हो गई। परिष्कृत मतलब शुद्ध होना, है ना। साथ ही उसका मानकीकरण भी हो गया। मानकीकरण कहने का मतलब किसी भी भाषा में एक शब्द के अनेक रूप प्रचलित होते हैं। किसी भी बोली में जो शब्द होते हैं, किसी भी शब्द के अनेक रूप प्रचलित होते हैं, उनमें से किसी एक रूप का चयन करना क्या कहलाता है, मानकीकरण। अभी आएंगे भी मानकीकरण में, है ना। तो भाषा जो है वो क्या होती है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होती है और परिष्कृत होती है, व्याकरणनिष्ठ होती है ना, व्याकरण से युक्त होती है, तो वह भाषा कहलाती है। भाषा की उपयोगिता क्या है, विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति,
भाषा का विकास क्यों हुआ? क्योंकि बोलियों में विचारों की अभिव्यक्ति स्पष्ट नहीं हो रही थी, कहीं कहीं समस्या आ रही थी, है ना। इसलिए भाषा की जरूरत पड़ी और धीरे धीरे भाषा का क्या हुआ? विकास हो गया। बोली जो है विकसित नहीं होता, बोली का जन्म स्वतः ही हो जाता है। और क्यों होता है? तो वार्तालाप के लिए। हम अपने समूह में, अपने घर में, परिवार में वार्तालाप के लिए एक माध्यम का चयन कर लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। लेकिन इस बोली में विचारों की अभिव्यक्ति उतना स्पष्ट नहीं होता जितनी भाषा में होती है। जितना स्पष्ट भाषा में होता है विचारों की अभिव्यक्ति, उतना स्पष्ट बोली में नहीं होता। क्यों? क्योंकि बोली जो है व्याकरण निष्ठ नहीं होती, व्याकरण की कमी होती है, वो व्याकरण में बंधा नहीं होता, उसमें कई अशुद्धियाँ होती हैं तथा उसमें एक ही शब्द के कई रूप प्रचलित होते हैं, तो शब्द और अर्थ में हेर फेर हो जाता है ना। तो भाषा का प्रयोग किस लिए हुआ? विचारों की, भाषा का विकास किस लिए हुआ? विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए। जबकि बोली का जन्म क्यों हुआ? वार्तालाप के लिए। तो यही मेन अंतर है भाषा और बोली में, और यहीं से भाषा की परिभाषा जो है वो स्पष्ट होती है। तो भाषा की अन्य विशेषताएं हमने क्या क्या देखा? तो अन्य विशेषताओं में हम पहला देखते हैं, क्या देखा हमने? भाषा एक या अधिक बोलियों से क्या होता है? विकसित होती है। भाषा एक या अधिक बोलियों से विकसित होती है। दूसरी विशेषता हम क्या देखते हैं भाषा की? भाषा जो है विकसित होती है, इसलिए भाषा व्याकरण निष्ठ। व्याकरण निष्ठ मतलब व्याकरण से बंधा हुआ, निष्ठ मतलब बंधा हुआ समझिए। शुद्ध व मानकीकृत होती है। भाषा व्याकरण निष्ठ, शुद्ध व मानकीकृत होती है। मानकीकृत मतलब किसी शब्द के कई रूपों में से एक रूप को चयन करना, है ना। ये क्या है? मानकीकरण। तो मानकीकरण की प्रक्रिया से बने हुए को मानकीकृत। तो भाषा क्या होती है? ये भाषा की अन्य क्या है? विशेषताएं हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं बोली। भाषा की परिभाषा क्लियर हो गया, अब आते हैं बोली में, है ना। तो यहीं पर देख लेते हैं क्या? बोली। तो बोली क्या है? वार्तालाप का माध्यम। कहां पर? छोटे क्षेत्र में, किसी छोटे क्षेत्र में किसी समुदाय, घर या परिवार आदि में। तो यहीं से बोली की परिभाषा निकलेगी। तो हम क्या बोलेंगे? बोली की परिभाषा एक छोटे क्षेत्र में किसी समुदाय, घर या परिवार आदि में वार्तालाप के लिए प्रयुक्त माध्यम बोली है। क्या बोलेंगे? किसी एक छोटे क्षेत्र में किसी समुदाय, घर या परिवार आदि में वार्तालाप के लिए प्रयुक्त माध्यम बोली है। वार्तालाप के लिए प्रयोग किए जाने वाला माध्यम, प्रयोग किए जाने वाले के लिए हम क्या कह रहे हैं? प्रयुक्त माध्यम बोली है। ये वार्तालाप के लिए प्रयुक्त होती है ना। फिर अन्य विशेषताएं में आ जाएंगे। तो क्या है बोली की अन्य विशेषताएं? बोली का जन्म स्वतः होता है। क्या होता है? बोली का जन्म स्वतः होता है, अपने आप होता है। जबकि भाषा क्या होती है? विकसित होती है बोलियों से, है ना। और व्याकरण निष्ठ नहीं होती, व्याकरण निष्ठ नहीं होती, अशुद्ध होती है। तो क्या लिखेंगे बोली की अन्य विशेषताओं में? बोली का उदाहरण दे देना। उदाहरण में क्या लिखना? छत्तीसगढ़ी को मत लिखना, क्योंकि छत्तीसगढ़ी अब बोली नहीं रह गया है ना। तो बोली के उदाहरण में आप क्या क्या लिख देना? कुडुख लिख देना, हल्बी लिख देना, भतरी लिख देना, है ना। या आप जो भी और बोलियां जानते हैं वो लिख देना उदाहरण में। उदाहरण देना जरूरी है। तो बोली की परिभाषा क्या लिखेंगे आप?
तो एक छोटे क्षेत्र में किसी समुदाय, घर या परिवार आदि में वार्तालाप के लिए प्रयुक्त माध्यम बोली है। उदाहरण कुडुख, हल्बी, भत्री आदि। बोली का जन्म स्वतः ही होता है। बोली व्याकरणनिष्ठ नहीं होती तथा उसमें अनेक अशुद्धियां पाई जाती हैं। ठीक है, ठीक। तो ये क्या हो गया, भाषा और बोली। अब समझते हैं भाषा जो है विकसित है, व्याकरणनिष्ठ है, उसको शिष्ट व्यक्ति प्रयोग करता है। उसका प्रयोग कौन करता है, शिष्ट व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, जबकि बोली का प्रयोग हर कोई कर लेता है ना। तो इसीलिए भाषा में जो है लिखित साहित्य भी मिलता है। क्या होता है, लिखित साहित्य भी मिलता है, जबकि बोली में लिखित साहित्य नहीं मिलता, क्योंकि उसमें व्याकरण नहीं है, तो लिखने वाला काम उसमें शुरू नहीं हुआ है, तो इसमें लिखित साहित्य नहीं मिलता। क्या मिलता है, मौखिक साहित्य, कथा मिलता है, मौखिक साहित्य है ना, कथा वगैरह बहुत सारे जो परंपरागत रूप से मौखिक रूप से प्रचलित है ना। भाषा चूंकि एक या अधिक बोलियों से विकसित होता है, इसलिए उसका क्षेत्र क्या होता है, विस्तृत होता है, बड़ा होता है, जबकि बोली का क्षेत्र जो है छोटा होता है। हमने पहले ही प्रयोग किया है छोटे क्षेत्र में, है ना। तो ये भाषा और क्या हो गया, बोली। अगला आते हैं विभाषा या उपभाषा। किस में आ रहे हैं, विभाषा या उपभाषा में। तो अगला देखते हैं विभाषा या उपभाषा। अब जो है विभाषा और उपभाषा क्या है, ये जो है बोली और भाषा के बीच की कड़ी है। क्या है, बोली और भाषा के बीच की कड़ी। भाषा व बोली के बीच कड़ी। भाषा व बोली के बीच कड़ी कैसे, तो भाई बोली बोली ही रहेगा नहीं हमेशा, उसका धीरे धीरे विकास होगा, लेकिन अभी इतना विकास ना हुआ हो कि वह भाषा के स्तर को प्राप्त हो सके। तो बोली की इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, विभाषा या उपभाषा। मतलब वह भाषा बनने के लिए आगे तो निकल गई है बोली, लेकिन अभी उसका इतना विकास नहीं हुआ है, उसने इतना स्तर प्राप्त नहीं किया है कि वह भाषा बन सके। तो बोली की इस अवस्था का नाम क्या है, विभाषा या उपभाषा। तो ये बोली की तुलना में क्या होता है, शुद्ध होता है, बोली की तुलना में व्याकरण निष्ठ होता है ना, उपभाषा। तो अब इसकी परिभाषा में हम क्या लिखेंगे कि विभाषा या उपभाषा भाषा व बोली के बीच की कड़ी है। जब बोली का विकास हो परंतु इतना विकास न हो कि वह भाषा के स्तर को प्राप्त कर सके, तो बोली की इस अवस्था को विभाषा कहते हैं। उदाहरण दे देना, अवधि है ना, अवधि ब्रजभाषा। क्या क्या दे देना उदाहरण में, अवधि ब्रजभाषा है ना, ये उदाहरण दे देना। ये क्या है, विभाषाएं हैं। हिंदी की क्या है, विभाषाएं हैं। मतलब अभी हम हिंदी के जिस रूप का प्रयोग करते हैं, अवधि में वो रूप नहीं है, वो बीच की अवस्था थी, ब्रजभाषा भी वही बीच की अवस्था थी, है ना। तो क्या लिखेंगे, विभाषा की परिभाषा कि विभाषा या उपभाषा भाषा व बोली के बीच की कड़ी है। इसके बाद वाले लाइन को ध्यान से सुनिएगा। भाषा व बोली, विभाषा या उपभाषा भाषा व बोली के बीच की कड़ी है। जब बोली का विकास हो परंतु इतना विकास न हुआ हो कि वह भाषा के स्तर को प्राप्त हो सके, तो उसे विभाषा कहते हैं। उदाहरण अवधि ब्रजभाषा। ठीक है, विशेषताएं देख लेते हैं। अन्य विशेषताएं क्या है, तो क्षेत्र, इसका जो क्षेत्र है बोली की तुलना में विस्तृत होता है। क्या होता है, विस्तृत होता है, बोली की तुलना में बोल रहे हैं ना, भाषा की तुलना में नहीं। जब भी विस्तृत बताएंगे तो बताएंगे तुलना को, है ना। कुछ लिखित साहित्य इसमें मिलते हैं। क्या होता है, कुछ
लिखित साहित्य और कुछ व्याकरणनिष्ठ भी होता है यह। तो ये विभाषा की अन्य क्या है, विशेषताएं हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जो भाषा और बोली पढ़ाया है उस भाषा और बोली के आधार पर कल आप क्या तैयार करिए, एक प्रश्न और, भाषा व बोली में क्या अंतर है, 2 नंबर में 3 लाइन या 4 लाइन में। ये प्रश्न भी शायद आ चुका है, ध्यान में नहीं है, देखूंगा मैं, है ना। इसको तैयार करिए, आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है। फिर मैं कल आपको बताऊंगा कि इसको लिखना कैसे है, भाषा व बोली में अंतर। ठीक है, कल हम इसके बाद देखेंगे क्या, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, लक्ष्य भाषा, स्रोत भाषा, मानक भाषा आदि आदि चीज़ें देखेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में यहीं तक देखते हैं, पढ़ते रहिए, साथ साथ तैयार करते रहिए। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं।